बच्चों, आज हम लोग गाउस लॉ का कुछ और भी प्रैक्टिकल यूज देखेंगे, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर पे जब कोई चार्ज डालते हैं तो वो चार्ज किस तरह से अपने को डिस्ट्रीब्यूट करता है और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर या बाहर कैलकुलेट की जाती है। तो उसको जानने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है एक, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब उसके अंदर कोई भी करंट नामली बह नहीं रही है, उस कंडीशन में इसके इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो है जीरो होगी। यहाँ पे कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू ई होता है, फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। और हम कौन सी सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा ये पार्ट पढ़ रहे हैं। तो उस कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आप जीरो मान के चलेंगे। दैट इज द वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब सरफेस पे किसी भी कंडक्टर की हम सरफेस पे आएंगे तो सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेसिकली उस सरफेस पे, अगर वहां पे टेंजेंट हम ड्रा करें ऐसे, तो उसके परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये परपेंडिकुलर होगी। ये क्यों होगी? ये भी इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है क्यों हो रही है। क्योंकि अगर सपोज कि ये कोई सरफेस है एंड इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो, इस डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन होगी आप ये देखिए। हम इस पे अगर एक टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा, दो कंपोनेंट होंगे। तो ये जो कंपोनेंट होगा, जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट होगा, वो यहाँ पे अगर कोई ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो उस पर एक फोर्स लगाएगा तो सरफेस पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ऐसा है नहीं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये हम मान के चल रहे हैं इस डायरेक्शन में है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कभी भी जब हम जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे आप इसमें गॉस लॉ को यूज करेंगे, तो उसमें आप मान के चलेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज उस सरफेस के उस पॉइंट पे, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करो तो सरफेस पे टेंजेंट ड्रा करो तो उसके परपेंडिकुलर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये दो कंडीशन के साथ हम आगे का जो हम बताना चाह रहे हैं बताएंगे। अब इसमें हम दो तीन सिचुएशन लेते हैं जिससे आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है गॉस लॉ का बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक पहला एक लेते हैं जिसमें हमने क्या किया, एक 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 ये स्पेयर लिया, ये कंडक्टिंग स्पेयर लिया एंड इस कंडक्टिंग स्पेयर के बाद एक हमने दूसरा सेल बनाया। ये सेल बेसिकली इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए हमने एक पतला सेल भी इसमें ऊपर कर लिया। ये तो अब इसमें देखिए, अब इसमें अगर ये मान के चलें कि ये जो कंडक्टर है इस पे हमने चार्ज दे रखा है Q1, इस पे हमने चार्ज Q, ये सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। हम कंडक्टर की इसमें बात करेंगे अभी। तो ये सॉलिड स्फीयर है। इसको अगर आप और विजुलाइज करना चाहें तो ऐसे कर लें। एक ये जो है ये एक सॉलिड स्फीयर है अंदर, और उसके बाद ये एक स्फीयर, ये 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 सॉलिड स्फीयर है और ये बेसिकली एक सेल है जिसकी कुछ हमने मोटाई भी ले ली है थोड़ी सी, स्फेरिक सेल है। तो इसमें हम दो तीन चीजें लेके चलेंगे। जैसे एक इसकी लेंथ, इसकी जो रेडियस है हम R1 मान के चलेंगे, ठीक है, ये R1 रेडियस मान लिया।
फिर एक रेडियस हमने ली ये वाली, ये R2 मान ली। फिर एक रेडियस हमने ये ली, ये जो आउटर ये हमने सेल बना रखा है स्फेरिक सेल, उसकी इनर रेडियस R2 है और आउटर रेडियस R3 हो गई। अब इसको लेके हम बहुत सारी कंडीशंस देखेंगे। तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। अब देखिए हमने क्या कहा कि हमने एक चार्ज यहाँ पे Q1 दिया इनर उस पे, और ये शुरुआत में एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और एक Q2 है। ये पहले अलग अलग था। ये जो सेल थी जो स्पेयर की सेल थी ये, इसमें मैं चार्ज Q2 दिया था और इनर वाले पे चार्ज Q1 दे दिया। अब इसके कारण देखिए क्या क्या होगा। अब अगर किसी से कोई पहले पहले तो बताए, यहाँ पे किसी पॉइंट P1 पे हम इसको और अलग कर लेते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पे P1 कंसीडर किया और एक पॉइंट से यहाँ पे हमने P2 कंसीडर किया। ओके, और एक पॉइंट हम अंदर भी कंसीडर करेंगे। इसको P2 कर लेते हैं, इसको P3 कर लेते हैं। तो तीन सिचुएशन हो गई, यहाँ पे एंड यहाँ पे। इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्योंकि ये कंडक्टर है, हमने ऑलरेडी बता दिया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अगर P1 कोई पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस हम R1 ले लेते हैं, ठीक है, P2 की डिस्टेंस R2 ले लेते हैं, P3 की डिस्टेंस R3 ले लेते हैं। अब देखिए पहले हम P1 को कंसिडर करते हैं। P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो गॉसियन जो आप गॉस लॉ आप लगाते हो, गॉस लॉ लगाते हो, ये E dA अपान Q अपान एप्सिलॉन 0। अगर ये इस पे लगाओगे इनर सरफेस पे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाई सिमेट्री बराबर ही होगी, क्योंकि इस सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऐसे निकल रही होगी तो बराबर ही होगी। एंड अगर हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ऐसे लेंगे, P1 को ऐसे ये R1 रेडियस का गॉसियन सरफेस लेंगे, तो R1 रेडियस का गॉसियन सरफेस लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? E तो सेम रही और एरिया क्या हो गया? ये गॉसियन सरफेस का एरिया, ये R1 रेडियस पे हमने गॉसियन सरफेस सर्किल के फॉर्म में कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो चार्ज यहाँ पे Q1 है, Q1 अपान एप्सिलॉन 0, इससे E क्या आ जाएगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1 स्क्वायर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर का ही चार्ज हमें कंसीडर करना होता है गॉसियन सरफेस का, तो हमने R1 डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस ऐसे स्फेरिकल ली थी, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। जब अंदर यहाँ पे चार्ज Q1 था तो अब कुछ चार्ज यहाँ पे चार्ज इसकी इनर सेल पे कोई चार्ज इंड्यूस होगा, इस इनर सेल पे चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, इसमें पूरा चार्ज Q1 हमने इस पे चार्ज Q1 दिया था, इस पे चार्ज Q2 दिया था। तो जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो, केवल ये स्फेरिकल जो सेल है इसको हम अलग से रख लें। अगर ये देखें ये स्फेरिकल सेल ऐसे है, अगर ऐसे ऐसे इस पे केवल हम Q2 चार्ज देते हैं, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज हमेशा एकदम बाहर वाले इस पे आ जाएगा, इस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि बाहरी सरफेस पे इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि अगर इनर सरफेस पे भी चार्ज अगर कुछ आता है यहाँ पे इसके कारण, केवल जो Q2 हमने दिया था, तो अगर इनर सरफेस पे भी चार्ज आता तो हम यहाँ पे कोई इसके अंदर गॉसियन अगर कोई सरफेस लोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एंड आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, अगर बीच में यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए बीच में, इसका मतलब इनर सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा। जो आपने शुरुआत में चार्ज इसको Q2 दिया है वो इसके आउटर सरफेस पे ही रहेगा। ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो याद रखिए। अब आया, बट जो अब जो Q1 हमने चार्ज अंदर दिया है तो अब सिचुएशन बदल जाएगी। Q1 चार्ज अंदर देने से क्या होगा? अब अगर हम इसके अंदर कोई ये जो सेल है ऐसे स्फेरिकल सेल जो ऐसी ऐसी आई है, इसके अंदर कोई अगर हम R2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट P2 लिया है, यहाँ पे अगर हम कोई गॉसियन सरफेस ऐसे ऐसे स्फेरिकल बनाए
तो चूंकि कंडक्टर के अंदर की बात आप कर रहे हो, कंडक्टर के अंदर है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जब आएगी जब नेट चार्ज क्यू इस तरफ जीरो हो, तो इसका मतलब ये जो Q1 है उसी के बराबर ये इनर सरफेस के पे भी एक चार्ज इंड्यूस होगा, वो हो जाएगा -Q1। तभी तो ये चार्ज प्लस ये चार्ज मिलके ये वाला पार्ट जीरो बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टिंग सेल वुड बी जीरो। इनर सरफेस पे एक चार्ज Q1 आ जाएगा, एंड जैसे इनर सरफेस पे चार्ज Q1 आया तो जो बैलेंस होना है यहाँ पे, इसका मतलब इस सरफेस की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, तो यहाँ पे जो बाहर की सरफेस है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव बढ़ जाएगा Q1। तो इस तरह से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इनिशियली हमने चार्ज इस पे इनर वाले पे Q1 दिया, बाहर वाले पे Q2 दिया। तो Q1 के कारण क्या होगा, एक चार्ज यहाँ पे इनर सरफेस पे इंट्रोड्यूस होगा जो इसके बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा कि जिससे इसका और इसका दोनों का सम बराबर हो जाए। तो अगर यहाँ पे कोई हम गॉसियन सरफेस इस सेल के अंदर कोई लें, ऐसे स्फीयर की, हॉलो स्फीयर की, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इसलिए इक्वल ही चार्ज इसके बराबर इक्वल चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर इतना इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट गए, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो आउटर सरफेस पे चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो गया। अब हर जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अगर P2 पॉइंट पे निकालना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी, देखिए P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालोगे तो ये जैसे हमने किया है वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। P2 पॉइंट मैंने कहां पे लिया, इस जगह पे P2 पॉइंट है, मतलब इसके ये स्फेरिकल सेल के अंदर है, तो इसके अंदर चार्ज कितने हुए, चार्ज हुए Q1 माइनस Q1, तो ये Q1 माइनस Q1 अपन जो भी R2 स्क्वायर है, तो ये बेसिकली ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। तो P2 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, ठीक है। P1 पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अब अगर कोई हम P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जो एकदम बाहर की तरफ है, ये P3 बाहर की तरफ है, तो P3 पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज कितना होगा, अगर P3 पे हमने कोई ऐसे एक गॉसियन सरफेस ऐसे कंसीडर किया, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ, तो उसमें उसके अंदर चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना होगा, ये Q1 ये प्लस दिस, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चार्ज कितना आ जाएगा Q2 प्लस Q1, तो ये चार्ज हो जाएगा Q2 प्लस Q1 अपान ये डिस्टेंस R3 स्क्वायर, समझ गए ना। हम अगर कोई सपोज कीजिए ये गॉसियन सरफेस ऐसे ले रहे हैं, इस स्क्वायर फॉर्म में ले रहे हैं, एंड ये R3 डिस्टेंस है, तो इसके अंदर का हम सारा चार्ज कंसीडर करेंगे, तो सारा चार्ज क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ये Q1 है माइनस Q1 है, कैंसिल हो गया, प्लस दिस, इतने तो चार्ज है, यही चार्ज बचा Q2 प्लस Q1 अपान R3 स्क्वायर। तो इस तरह से आपको एक तो स्क्वायर की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए एक और हम कंडीशन इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इस चीज से देखें कि अब अगर कुछ हम ऐसा करें कि इस ये जो इनर सरफेस है स्फीयर है, इसकी ये सरफेस जो है, इसको और इसको हम ऐसे ऐसे किसी वायर से जोड़ दें, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज Q1 था, ये Q1 था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ये चार्ज आपस में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह करके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ भी चार्ज जीरो हो जाएगा, यहाँ भी चार्ज जीरो हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज था, इधर से नेगेटिव चार्ज था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरी तरफ बह करके बैलेंस हो जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी चार्ज। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जब आपने ये दोनों वायर यहाँ पे एक वायर लगा दिया, उस कंडीशन में हम अगर ये P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तब क्या होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी उतनी ही रहेगी। आप देख लीजिए क्योंकि इनर चार्ज इस P3 के लिए Q1 Q2 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा
1.4 पाई Q2 प्लस Q1 अपॉन R3 स्क्वायर। ओनली थिंग, यहाँ का और यहाँ का चार्ज कैंसिल हो जाएगा, बट आउटर सरफेस के लिए जो पूरे सेल के बाहर का जो सिचुएशन है वो वही रहेगी। ये अर्थिंग से बाहर के लिए कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगी। ओनली सिचुएशन कहाँ के लिए चेंज हो जाएगी, यहाँ के लिए। अगर आप यहाँ पे R1 P1 पे पॉइंट पे निकालना चाहें तो P1 पॉइंट पे अगर इस कंडीशन में निकालना चाहें, इसी कंडीशन में अगर हम P1 पॉइंट पे निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगी, ये P1 पॉइंट पे अब इसके अंदर गॉसियन सरफेस निकालोगे तो यहाँ पे कोई चार्ज रहा नहीं, क्योंकि ये चार्ज कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। तो P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी जब हम इसको आपस में मिला देंगे। यहाँ पे जीरो हो जाएगी बट यहाँ पे सेम रहेगी। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये तो मैंने कॉन्सेंट्रिक स्पेयर और ये सेल लेकर के हमने बताने की कोशिश की। अब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम दिखाएंगे, उसको समझिए, क्योंकि वो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनको कैसे किया जाए। हम अभी कंडक्टर्स पे ही हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक सपोज कीजिए, चलिए हम फिर से एक स्पेयर लेते हैं, ठीक है। ये तो कंडक्टिंग स्पेयर है, यहां तक तो मामला ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसमें कोई टेढ़ी बेढ़ी ऐसे कैविटी, सॉलिड स्पेयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर, एंड उसके अंदर हमने ये कैविटी बनाई, उसके अंदर हमने ये कैविटी बनाई, कैविटी बनाई। तो अब देखिए, कैविटी के अंदर हम चार्ज एक रखेंगे, एंड उस चार्ज के कारण जो कंडक्टर में चार्ज किस तरह से हर जगह पे इंड्यूस होगा, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लोगों को टफ लगते हैं, बट थोड़ा सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फटाफट हो जाता है। तो इसमें अगर हम ये मान के चलें कि हमने एक चार्ज यहाँ पे चार्ज हमने Q1 रखा अंदर, यहाँ पे कैविटी के अंदर चार्ज रखा, तो अब देखिए इसके कारण क्या क्या होगा। ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर जगह जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर होगी जहां से भी हो, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैंने शुरुआत में ही बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में सरफेस पे इलेक्ट्रिक, कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब इन सिचुएशन को देखते हुए क्या होगा, तो इसके अगर हम इसके बाहर यहाँ पे कोई हम कंसीडर करना चाहें से कोई भी सरफेस, ऐसे कुछ भी सरफेस मान लिया, हम इस पॉइंट पे हम कुछ और कलर से लेते हैं, इस पॉइंट पे हम कंसीडर करना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ऐसे हम कुछ भी गॉसियन सरफेस अगर ले लें, सपोज कीजिए रैंडम कुछ भी सरफेस ले लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करोगे आप, पूरा हम इंटीग्रेट करते हैं गॉसियन सरफेस पे, दिस इक्वल टू क्यू नेट। तो हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो कब होगा, तभी होगा जब राइट हैंड साइड जीरो हो। इसका मतलब ये कुछ चार्ज कुछ एक चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होना चाहिए, जिसके कारण ये नेट चार्ज Q1 प्लस Q जो एप्सिलॉन है ये जीरो हो जाए। इसका मतलब जो Q चार्ज इंड्यूस होगा ये माइनस Q1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब इस सरफेस पे, इनर सरफेस पे, कैविटी की इनर सरफेस पे, बाकी मेटल के अंदर तो चार्ज इंड्यूस होगा ही नहीं, शुरुआत में जो भी हो, बट इक्विलिब्रियम में मेटल के अंदर चार्ज नहीं रहेगा, सरफेस पे ही रहेगा। ये मैंने आपको फर्स्ट शुरुआत में ही बता दिया था। तो अब इसका मतलब कुछ चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, इसको हम किस कलर में लें, चलो इस पर लेते हैं, या
इसमें हाँ, तो ये Q1 चार्ज था। तो अगर ये मान लीजिए, ये अगर सपोज कीजिए Q1 चार्ज ये पॉजिटिव था, तो बाहर चार्ज जो क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये निगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये तो हमने माना अगर ये पॉजिटिव चार्ज था, तो बाहर की तरफ ये निगेटिव चार्ज आ गया। और निगेटिव चार्ज कितना होगा, ये -Q1 होगा, -Q1 होगा निगेटिव चार्ज, जो इसकी सरफेस पे, इनर सरफेस पे इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे सरफेस पे अगर इनर चार्ज इंड्यूस हो गया, तो अब मेटल पे क्या होगा, मेटल केस का, तो यहाँ पे मेटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा आ गए, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो रिडिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, इधर उधर से ला करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए होंगे Q1। तो इसका मतलब इसकी मेटल की बाहर की सरफेस पे क्या होगा, बाहर की सरफेस पे भी एक Q1 चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये बाहर की सरफेस पे भी चार्ज ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ऐसे। तो क्या था, अंदर पॉजिटिव चार्ज था, तो इनर सरफेस में निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये -Q1 हुआ। हम थोड़ा स्ट्रांग लिख लेते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से होंगे, इसी से, कंडक्टर से ही रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसका तो आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, +Q1 हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से कैविटी में कोई चार्ज रखने पे इस तरह से किसी कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब क्वेश्चन इसमें इस टाइप के आ सकते हैं कि इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो आप कह सकते हो -Q1 होगा, आउटर सरफेस पे कितना होगा, +Q1 होगा। फिर आ सकता है कि आउटर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चूंकि हमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर रखनी है, जो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, तो ये चार्ज भी आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म अगर चार्ज होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पे ज्यादा होगी, एंड इसके कारण यहाँ पे कम होगी। एंड इसके कारण जैसे जो एक सिमेट्री में XYZ जब आप कंपोनेंट कटते हैं, तो जुड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं रहेगी, परपेंडिकुलर भी नहीं रहेगी। तो ये यूनिफॉर्म ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इसमें रहेगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इनर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आउटर सरफेस पे तो मैंने बता दिया कि यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सरफेस है। इनर सरफेस जो है यूनिफॉर्म नहीं है, ये टेढ़ी बेढ़ी है। तो इनर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये क्वेश्चन क्या, इसमें क्या होगा कि इनर सरफेस पे क्या होता है कि जो Q1 है, ये चार्ज जहां पे ये रखा है, इसके आसपास जो है चार्ज जो ये इंड्यूस होगा, ये ज्यादा इंड्यूस होगा, एंड इसके दूर जो इंड्यूस होगा वो थोड़ा इस तरह से इसकी डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे पास में ज्यादा होगा, दूर में डेंसिटी कम होगी। सो दैट, ऐसा क्यों कि अगर पास में, इसलिए कि इसके कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि पास में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी। R² के इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो डिस्टेंस कम है, तो Q1 के कारण इस पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको ज्यादा को कैंसिल करने के लिए क्या होगा कि ये जो ज्यादा यहाँ पे चार्ज होगा, तभी तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो पाएगा। हम इसलिए यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, कंडक्टर पे पॉइंट ले लेते हैं। तो इसके कारण जो कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी वो ज्यादा होगी, तो उसको कैंसिल करने के लिए ज्यादा डेंसिटी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज चाहिए होंगे, तो तभी कैंसिल हो पाएगा, सो दैट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो अंदर जो है ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने आपको आज बताया, और इस पे क्वेश्चन आते हैं, पक्का आते हैं, और बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो सकते हैं। इसको समझिए। फिर से अगले लेक्चर में कुछ और चीज लेके आते हैं।